प्यारे दिल्ली वासियों, हमारे बीच आज एक मध्यम वर्गीय परिवार से जिनका टेलरिंग का काम है, हमारे भाई विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं 29/11/23 को। इनके साथ कुछ ऐसी एक घरेलू समस्या को लेकर कुछ विवाद पैदा हुआ और 17/6/23 को, और उसके बाद इनकी धर्मपत्नी ने 100 नंबर की कॉल कर दी। और हर एक घर में थोड़ा बहुत कोई ना कोई घरेलू झगड़ा रहता ही है, और वो हाथ के हाथ ही मैटर लेकिन सुलझ गया। लेकिन 20 मिनट के बाद वहाँ से पीसी और पुलिस पहुँच जाती है घटनास्थल पर, और उनको दोनों पार्टियों को बोलती है कि आप थाने आओ। और वहाँ इनका थाना कौन सा लगता है आपका? PS राज पार्क आउटर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है शायद जी। अब आप बताइए कि आपके साथ पूरी घटना क्या क्या हुई उस दिन? सर 17/6 को हमारी आपस में कहासुनी हुई थी मियाँ बीवी की। तो कहासुनी होने के बाद में मेरी सास के साथ में और मेरी वाइफ के साथ में जो कहासुनी हुई, मेरी वाइफ ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया था। 100 नंबर पर फ़ोन करने के बाद में पुलिस वाले आए और वो बोल के चले गए कि थाने आ जाओ। मेरी वाइफ और मेरी सास थाने चले गए थे। बाद में मैं थाने गया तो मेरे से थाने कैसे गए? किसी का फ़ोन आया है या कैसे गए? मेरे पास SI वीर सिंह साहब का फ़ोन आया हुआ। ठीक है। थाने पहुंचता हूँ। थाने जाने के बाद में मेरे को जैसे मतलब अभद्र भाषा में व्यवहार करा गया कि बोला गया कि तू अपनी वाइफ के साथ में मारपीट करता है या झगड़ा करता है। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, हम अपने अच्छे से रह रहे हैं, आज ही हमारी थोड़ी बहुत कहासुनी हुई है। तो फिर कहता है नहीं तुझे आज बंद करूँगा। उसके बाद में वो बोला कि तेरे खिलाफ केस बनाऊंगा, मुकदमा बनाऊंगा। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं होगा, मत करो, और हम घर चले जाएंगे, आप हमें छोड़ दो। जाने नहीं दिया। MLC करवाई, मेरी MLC करवा के ला के मुझे थाने में एक अलग कमरे के अंदर बैठा दिया गया। थप्पड़ वप्पड़ भी मारे मेरे साथ में। जब आप लोग थाने पहुँचे तो कितने लोग आपके परिवार के वहाँ पे मौजूद थे? मेरे परिवार के 7 लोग मौजूद थे, जिसमें तुम्हारे अलावा? मेरे अलावा मेरी सास थी। नाम किसी का लेना मत, सिर्फ ये बता दो क्या रिश्ता था उनका। मेरी सास थी, मेरी वाइफ थी, मेरी सिस्टर थी, दोनों सिस्टर्स के हस्बैंड थे, और मेरी मदर थी। तो क्या जब आप थाने लोग पहुँचे तो आपकी वाइफ समझौता करना चाहती थी आपसे, कि कानूनी कार्रवाई करना चाहती थी, या क्या था जब पुलिस ने रोका आपको, या क्या रहा था थाने में? मेरी वाइफ जब थाने में गई थी तो उनमें थोड़ा सा एग्रेशन था, क्योंकि हमारे बीच में छोटी मोटी कहासुनी हुई थी। उसके बाद में जब थाने में जाने के बाद में उन्होंने पुलिस वालों का रवैया देखा या उनकी गाली गलौज देखी, तो वो ये चाहती थी कि हम घर वापस चले जाएं, हम आपस में सुलझा लेंगे इस बात को, और अब हम थाने में नहीं रुकना चाहते। लेकिन SI वीर सिंह साहब को इंटेंशन था पैसों का। उन्होंने अलग कमरे में मेरी वाइफ से मुझे अलग करके मुझे अलग कमरे में बंद कर दिया। वहाँ पर आके मुझसे पैसे मांगे 10,000 रुपये। मुझे उनका इंटेंशन पहले से ही ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि डायरेक्टली वो गंद गलौज और गाली गलौज पे उतरी आए थे, थप्पड़ मारना। तो मैंने अपने फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कर लिया था, और फिर वो थाने में अलग कमरे में ले जाके उन्होंने मेरे से बोला 10,000 रुपये दे दे तो मैं जाने दूंगा तेरे को यहाँ से, तेरे खिलाफ मुकदमा भी नहीं बनाऊंगा। और कोई पुलिसकर्मी मौजूद था वहाँ पे? हाँ, SI वीर सिंह साहब के साथ में एक पुलिस वाले और थे, उनका मुझे नाम नहीं अभी पता। अब 4 पुलिस वाले दारू दे के, कोई मोटा सा पुलिस वाला है? हाँ, एक वो मोटे से जो पुलिस वाले थे वो वही मुझे MLC करवाने के लिए लेके गए थे। अच्छा, नाम नहीं पता आपको? नाम मुझे पता नहीं है, SI वीर सिंह सर का नाम मुझे पता था। और बाकी जो 2 पुलिस वाले थे, जब फ़ोन मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्ड मेरे जेब में था फ़ोन। SI वीर सिंह साहब मुझे पैसे मांग के बाहर चले गए। बाद में वापस आके मुझे बोलते हैं फ़ोन निकाल, तू कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। मैंने फ़ोन निकाला, पहले तो मैंने घबराहट में मना कर दिया कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा। फिर जब उन्होंने कहा लॉक खोल के मेरे हाथ में दे, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर। तो उन्होंने इसी बात पे उनको गुस्सा आ गया, वो थप्पड़ वप्पड़ मारने लग गए, फ़ोन के लिए बोलने लगे फ़ोन हमें दे दे। उसी दौरान मेरी मम्मी गेट पे खड़ी थी बाहर। उन्होंने मेरी सिस्टर को आवाज़ मार के बुलाया, मेरी सिस्टर आती है। मैंने अपनी सिस्टर को 2-3 पुलिस वाले मेरे ऊपर लिपटे हुए थे उस टाइम पे, हाथापाई करने में लगे हुए थे। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन पकड़ाना भी चाहा, लेकिन मेरी सिस्टर के और मेरे हाथ के बीच से फ़ोन पुलिस वालों ने छीन लिया। और जब मेरी सिस्टर ने उसका विरोध किया तो उसको भी एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा। आपकी सिस्टर ने 100 नंबर की कॉल करी कोई? 112 नंबर वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करी थी। रात के 12 बजे के बाद का टाइम है। उस टाइम पे आए भी थे वुमेन हेल्पलाइन वाले,
आकर और उन्होंने जो था बात करके वापस चले गए। तो आपकी धर्मपत्नी और जो भी आपके रिश्तेदार सास वगैरह वहाँ मौजूद थी, अगर वो पुलिस से कह रहे थे कि हम कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, तो फिर पुलिस वालों ने क्या बोला आपसे? मेरी वाइफ तो उसी टाइम उस इंसिडेंट्स को देख के ही डर गई थी और हम भी पूरा फैमिली हमारी घबरा गई थी कि ये सब हो क्या गया अचानक। तो मेरी वाइफ उनको बोल रही थी कि मेरी गलती है, मैं यहाँ तक आ गई, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगी, आप मेरे पति को छोड़ दो, मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, हम घर चले जाएंगे यहाँ से। लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने मेरी वाइफ को बोला कि अगर तू इसको ले जाना चाहती है तो इसके खिलाफ़ लिख के दे दे एक पर्चा। पहले तो उन्होंने ये बोला कि ये लिख के दे दे कि तू लेके जाना चाहती है, कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती। मेरी वाइफ ने वो लिख के दे दिया। जब उसने वो लिख के दे दिया, उनको उस चीज़ से भी तसल्ली नहीं हुई। फिर उसके बाद में बोला कि अपने पति के खिलाफ लिख के दे, तू आ तो गई यहाँ पे, अब तू जाना चाहती है और ये हमें फंसवाएगा आगे जाके, इसलिए इसके खिलाफ लिख के दे। उससे मेरी वाइफ से लिखवा लिया उन्होंने कि मेरे पति के साथ में मेरी कहासुनी हुई है, तो हमारा पीटी होती थी या ऐसा कुछ होता था, वो सब उन्होंने वहाँ दबाव में लिखवाया। मेरी वाइफ को बैठा के एक जबरन तरीके से बैठा लिया, डिटेन करके लिखवाया गया था। जब आपकी सिस्टर ने 100 नंबर की कॉल करी तो क्या पीसीआर अधिकारी कोई आए थे अंदर? हाँ, एक लेडी पीसीआर पे आई थी। इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मेरी सिस्टर ने ये वर्बली मुझे बताया था। आई थी और आके उन्होंने भी। अच्छा, आपके सारे फैमिली मेम्बर रात को, जो ये आपके अलावा 7 लोग थे, ये रात को लगभग थाने में कितनी देर रहे होंगे? रात को 2 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक? सुबह 5 बजे तक वहाँ पर थे और मेरी मदर तो गई ही नहीं वहाँ से। मेरी वाइफ 5 साढ़े 5 बजे, बाकी सारे रिश्तेदार गए थे। वो भी 1 से 1.5 घंटे के बाद 7 बजे के आसपास वापसी आ गए थे थाने में। मतलब पूरी रात था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो मेरे पास आता है, एसआई वीर सिंह की, बोलता है कि भाई ये फ़ोन का लॉक खोल दे, हम तुझे छोड़ देंगे, और लॉक खोल के मेरे हाथ में दे दे। तो मैंने 2 बार तो रात में भी आए, थप्पड़ लाते, घुसे मारते रहे मेरे साथ में, बदतमीजी करते। तो आपको कोई हथकड़ी वगैरह लगा रखी थी ऐसी वगैरह का? कोने में बिठा दिया था सर, इतना डरा ही दिया था कि पेट्रोल लेके आ गए कि ये पेट्रोल तेरे पीछे लगाएंगे, अब तू देख फ़ोन का लॉक कैसे खोलता है। तो मैं तुम्हारे सामने किसी और को भी मार पिटाई करी? हाँ, उस दौरान एक किसी ने कोई मर्डर कह रहे थे, मर्डर किया है, तो उसके साथ में मार पिटाई कर करके मेरे को डराने की कोशिश करी। कैसे मार रहे थे उसको? उसको पट्टों से मार रहे थे वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद सुबह जब तुम्हारे घर वाले चले गए तो फिर सुबह क्या हुआ तुम्हारे साथ? एमएलसी कब कराई गई तुम्हारी? एमएलसी तो मेरी थाने में ले जाने, थाने में जो अलग कमरे में बैठाया उससे पहले ही करवा ली थी। एमएलसी करवाने के बाद मेरे साथ मारपीट करी। अच्छा, ये बताओ कि जो आपको जब घर वाले चले गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया पुलिस वालों ने? घर वालों के जाने के बाद में एसआई वीर सिंह साहब आते हैं, बोलते हैं कि भाई ये फ़ोन का लॉक खोल दे, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश करो। मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैंने कहा मैं फ़ोन का लॉक खोल देता हूँ, आप ले आओ। लेकिन फिर भी मैंने लॉक के ऊपर हाथ भी रखा, मैंने खोला नहीं। मेरा अंदर से मन नहीं गवाई कि अगर मैं खोल दूंगा तो क्या पता ये कैसा केस मुकदमा बना के मुझे बंद कर दे। तो उन्होंने फिर 107-51 बनाया मेरे पे। 107-51 बनाया? तुम्हें पता है 107-51 क्या होता है? नहीं, उस टाइम पे उन्होंने लिखा हुआ था कि हम इस पे साइन कर दे, 107-51 बना रहे थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे 107-51 होने के बाद? उसके बाद में मुझे लेके गए वहाँ से पीसीआर में बैठा के, सुबह दोपहर के मतलब 2-2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। थोड़ा जल्दी बनाने की कोशिश करो। वहाँ लेके गए, फिर क्या हुआ? वहाँ से मेरे को जब लेके गए कितने पुलिस वाले थे? लेके गए तो वहाँ पर एसआई वीर सिंह साहब एक और चीज़ बोल रहे थे कि अगर तू ये फ़ोन लॉक खोल देता है तो मैं तेरे उसमें नहीं जाऊँगा, ये तो तेरे लिए स्पेशल मैं एसीपी साहब के पास पेश होके और वहाँ बोलूँगा कि ये इस तरीके से करा है इसने। मैंने मना कर दिया, फिर भी मैंने फ़ोन का लॉक नहीं खोला। तो एसआई वीर सिंह साहब और वो जो मेरे को एमएलसी करवा के लेके गए थे, जो दूसरे मोटे से पुलिस वाले थे उनके साथ में, वो दोनों ही वहाँ पर पहुँचे पीपीएम। तो तुम्हारा फ़ोन जब तक चालू था बंद था? कब तक? जब तक ये लेके गए तुम्हारे को, एसीएम कोड बोलते हैं इसको। एसीएम कोड के पहले ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था उन्होंने। जब मेरे से फ़ोन मेरा छीना था रात में, तब उसके थोड़ी देर बाद में उन्होंने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। थाने में आने के बाद जब तुम थाने में पहुंच गए, उसके बीच में तुमने किसी का फ़ोन उठाया या मिलाया? हाँ, मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन मिलाया था। और थाने में आने के बाद में एक कोई रवि शुक्ला नाम के थे, उनसे भी मेरी बात हुई है, मेरे फ़ोन पे हुई थी। अच्छा, एसीएम कोर्ट में क्या हुआ आपके साथ? एसीएम कोर्ट लेके गए, वहाँ पे मुझे डराते रहे कि भाई तेरे को बंद करवाएंगे, कम से कम तेरे को 15 दिन की तो सज़ा करवाएंगे ही करवाएंगे।
तेरी सैंडविच मसाज करवाएंगे या तेरे को जेल जेल में हम तेरे साथ में जो हाल करेंगे वो देखिए, अब तुम तिहाड़ करवाएंगे तेरे को। वहाँ से क्या हुआ, मेरी वाइफ जो रात को पूरी रात इनके लिए इनको परेशान होती रही, बोलती रही, वो एसडीएम कोर्ट में जज साहब के सामने पेश हुई। उन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, हमने आपस में छोटी मोटी कहा सुनी में फ़ोन कर दिया था, अब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वहाँ से मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन फ़ोन मेरा उन्हीं के पास डिटेन रहा। फिर फ़ोन का क्या हुआ? अगले दिन मैं फ़ोन लेने के लिए गया तो मेरे को कम से कम 1 घंटे बिठाए रखने के बाद में माल खाने भेजा गया। माल खाने में बोला गया यहाँ से फ़ोन ले लो, अपनी आईडी की फ़ोटो स्टेट करवा लो। मैं फ़ोटो स्टेट करवा के लाया तो बोलने लगे कि लिख के दे इसके पीछे कि आप तेरा फ़ोन दुरुस्त हालात में दिया जा रहा है, माल खाने से आपको ये फ़ोन दुरुस्त हालात में दिया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैंने लिख भी दिया। तेरे इस पर साइन कर दे। मैंने कहा आप पहले मेरा फ़ोन ऑन करके दे दो, दिखा दो, मैं साइन कर देता हूँ। उन्होंने मेरा फ़ोन ऑन किया ना, तब मैंने देखा कि मेरे फ़ोन में फिंगरप्रिंट लॉक था, फेस लॉक था, और मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर भी लगा था, भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो थी, वो सब डिलीट एक तरह से फॉर्मेट कर दिया था उन्होंने फ़ोन, उन्हीं के हाथ में। फिर फ़ोन नहीं लिया आपने? मैंने फ़ोन नहीं लिया। और फिर आपने कंप्लेंट करी कहीं पे? हाँ, इसकी कंप्लेंट मैंने डीसीपी ऑफिस करी, एसीपी साहब को करी है अगले 1 हफ्ते के। कुछ हुआ? वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसीपी ऑफिस से विजिलेंस को ट्रांसफ़र करा गया। विजिलेंस वाले साहब अलग से मेरी वाइफ को फ़ोन करके बोलते हैं कि तेरे खिलाफ कंप्लेंट दी है तेरे पति ने हमें। और उसके बाद न्यायालय से कुछ मदद मिली? न्यायालय पहुँचे? न्यायालय मेरे को कोई किसी पड़ोस के इंसान ने वकील दिया था, तो न्यायालय में भी केस डाला। 156(3) में भी मुकदमा डालने की बात हुई। आज न्यायालय ने भी मेरा मुकदमा जो मैंने डाला था उसमें 156(3) रद्द करके एक कंप्लेंट केस बना दिया है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। साथियों, हमारे प्रिय देवतुल्य कानूनी अधिवक्ताओं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सभी तमाम सेशन कोर्ट्स, एमएम कोर्ट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, अभी एमएलए, जितने एमपी हैं, पार्षद हैं, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, सभी से मैं आज ये साझा करूँगा कि देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेगमेंट है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। दिल्ली सरकार भी राशन बांट रही है। कितने लोगों को ये बांटती है इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पता है, जानकारी में आया कि 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल देती है। और हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या, इसकी अनुमानित तो ठीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 100 करोड़ से 80 से 100 करोड़ ऐसी जनता है जो आज भी अनपढ़ हैं, जो इंग्लिश में लिखे हुए बड़ी बड़ी जजमेंट्स और जो ऑर्डर्स होते हैं, जो कि ये पिटिशंस वगैरह बनाई जाती हैं, इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। इनको ये नहीं पता कि 156(3) CRPC क्या होता है। इनको ये नहीं पता कि 156(3) CRPC के लिए 154(3) CRPC जरूरी होती है। इनको ये नहीं पता कि सिक्योर ब्रेवरी जजमेंट्स क्या होती हैं, और ना आज इनको कोई बताने वाला। इनके पास आज ऐसा कोई भी साधन नहीं है इस आम आदमी के पास, जिसके पास जाके ये पूछ सके कि इसको जो आज क्या कानूनी मदद चाहिए और क्या इसका कानूनी अधिकार है इस देश के संविधान के हिसाब से। अभी 26/11/1949 को जो आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने ये संविधान ड्राफ्ट किया था, 26/11/1950 को ये देश को सौंपा था। और अभी कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले ही 26/11/23 को बहुत धूमधाम से कॉन्स्टिट्यूशन धोनी कोर्ट के अंदर भी जगमगाती कलरफुल लाइटों के साथ बनाया गया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, इस व्यक्ति को और उसके परिवार ने हमसे इंसाफ की गुहार लगाई है। आज 29/11/23 को ये बहुत डिप्रेशन की हालत में थे और इनको कई बार आत्महत्या तक का भी ख्याल आ रहा था। इनके मन के अंदर काफ़ी निराशा थी। इनके सामने जब ये ऑर्डर मिला इनको 5:45 से, तो इन्हें ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि इन सब का क्या जवाब और ये क्या कानूनी अपराध है। तो हमने इनकी मदद के लिए मुहिम को शुरुआत करी है और पूरी उम्मीद है कि अगली 10 वीडियो के अंदर हम इनकी बनाएंगे और क्रिमिनल रिवीजन इसकी एक फ़ाइल होगी जल्दी 397/399 CRPC के अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है कि सेशन कोर्ट के अंदर जो पक्ष नीचे वाली कोर्ट में इनके द्वारा नहीं रखा गया, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स नहीं रखी गई, उन जजमेंट्स का भी वहाँ हवाला देंगे। और जो 91 CRPC में इनके एविडेंस सेव होने थे, सीरियल GPS के CCTV फुटेज के, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के साथ हम जल्दी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे पुनः। और साथियों, बताना चाहेंगे कि इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इस व्यक्ति ने
पुलिस की 10,000 रुपये की जो कॉल रिकॉर्डिंग इसने कर ली, जो वो प्रोटेक्शन मनी मांग रहा था पुलिस वाला इसको छोड़ने के लिए, जो कि पूरी तरीके से अवैध था। राजपार्क थाना, क्योंकि जब कंप्लेंट करने वाली महिला इसकी वाइफ थी और वो ही वहाँ पे थाने में बैठ के सुबह 4 बजे तक कह रही कि मेरे पति को छोड़ दो वहाँ का हालात देख के, और वो कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती थी, तो पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है वो किसी को ज़बरदस्ती बैठा के उसको खिलाफ कलंदरा काटे या कोई भी कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस को वो मोबाइल चाहिए था इस व्यक्ति से, विजय नाम का ये व्यक्ति है, जिसने इसने गलती ये भारी करी इस देश के कानून के अंदर, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन आज़ादी का हक और आज़ादी का एहसास हमें आज तक नहीं मिल पाया। ख़ास तौर से इन पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ के मनमानी होती है और जिसके गवाह सैकड़ों अधिवक्ता और ये न्यायालय हैं, जहाँ पे आए दिन 156(3) की सीआरपीसी की, 190 सीआरपीसी के, 200 सीआरपीसी केस फाइल होते हैं पुलिस के कंडक्ट के खिलाफ। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर केसेस फाइल होते हैं कि न्याय मांगने के लिए मैंडेमिस रिट में लग जाते हैं, आर्टिकल में जाते हैं, क्योंकि थाने के अंदर ये लोग पब्लिक सर्वेंट होते हुए पब्लिक के जो टैक्स पेयर के पैसे से इनको थाना मिला गया है, सरकारी ड्यूटी मिली गई है, इनको असला दिया गया, कंप्यूटर दिया गया, सरकारी गाड़ी दी गई है, उनका ये मिसयूज़ करते हैं। जो प्राइवेट मोबाइल ये अपने उसके लिए भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस आदमी ने बताया कि 10,000 रुपये से मांगे गए थे केस को रफा दफा करने के लिए, तो 10,000 रुपये की इसने रिकॉर्डिंग कर ली। अब इसके लिए पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि अगर ये वो 10,000 की रिकॉर्डिंग लेके कल मीडिया के सामने खड़ा होता, अफसरों के सामने खड़ा होता, न्यायालय के सामने खड़ा होता, तो निसंदेह उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती और उसकी नौकरी जाती, क्योंकि ये कानून के हिसाब से पूरी तरीके से अवैध है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, खासतौर से पुलिस अधिकारी, कानून का हवाला देके किसी के केस से उसके 10,000 रुपये की मांग नहीं कर सकता, 10,000 रुपये ले नहीं सकता। और इसी के लिए उसने अपना पावर का अपने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर दुरुपयोग किया। इसका सबसे पहले मोबाइल छीना और उस मोबाइल के अंदर से सारे सबूत मिटाए। सबूत वो नहीं मिटाए, खाली जो उसकी रिकॉर्डिंग थी उस मोबाइल को फॉर्मेट मारने से जो इसके अपने और भी कई क्राइम केस के साथ जो भी इसकी और कई ऐसी गोपनीय सूचनाएँ थी, पारिवारिक सूचनाएं थी, परिवार के लेन देन की सूचना थी, कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कागज थे, वो सब भी उसके साथ इसको डिस्ट्रॉय कर दिए, सिर्फ अपना एक सबूत मिटाने के लिए, और इसका मोबाइल फॉर्मेट कर दिया जो इस व्यक्ति ने नहीं दिया। अब इसका सबसे बड़ा सबूत यही था कि आज हमने न्यायालय में बात रखने की कोशिश करी, लेकिन आज वो बात पूरी तरीके से रख नहीं पाए, क्योंकि इसके मोबाइल से थाने में आने के बाद इसने जो कॉल करी, जिसकी CDR GPS सेव आसानी से मिल सकती है, 2 साल तक का हमारे पास टाइम है, उस कॉल की भी डिटेल उसके अंदर से फॉर्मेट मार्केट गायब कर दी गई थी। तो ये एक अपने आप में सबूत है जो स्कीपर बेवरेजेस की जजमेंट को भी चैलेंज करता है कि जब कोर्ट ऑनरेबल कहती है कि सारे एविडेंस इसके पास है, नहीं है, कोर्ट के पास यहाँ FIR की कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है कि जब थाने में आने के बाद कॉल किया गया तो वो मोबाइल इस फॉर्मेट मोबाइल के अंदर शो नहीं कर रहा, यानी कि थाने के आने के बाद जो कॉल करी गई वो कॉल लिस्ट के अंदर शो होनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो, कॉल लिस्ट में आती, आउट गोइंग और इनकमिंग कॉल में वो कॉलें आनी चाहिए थी, लेकिन अब जब तुम 19/6 को वहां पे लेने गए तो उसमें वो कॉल शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब पुलिस की कस्टडी के अंदर किसी ने वो कॉल डिलीट करी। अब वो डिलीट करने वाले वीर सिंह साहब हैं, वो जो 3 पुलिस ऑफिसर्स मार पिटाई में शामिल थे वो थे, या कोई और अन्य पुलिस ऑफिसर, ये जांच का विषय है। इसके लिए इन 4 पुलिस वालों की कम से कम कस्टोडियल इंटरोगेशन चाहिए और FIR की जरूरत है, क्योंकि ये सबूत अब वहाँ पे PS राजपार्क के पुलिस अधिकारियों से पता चलेगा कि वो फ़ोन जो इनके पास वहाँ आया उसको किसने नष्ट किया। अगर ये फ़ोन उनकी कस्टडी में था वीर सिंह साहब की, और उन्होंने अरेस्ट मेमो के अंदर क्या शो किया है, क्या टाइम के कागज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ना पीड़ित के पास है, तो अब जब ये कागज सारे सर्टिफाइड कॉपी द्वारा आएंगे 15 दिन 20 दिन के अंदर, तो इसके अंदर अगली वीडियो में हम सारी बात जजमेंटों के साथ रखेंगे, पूरा पक्ष, और प्रयास करेंगे, पूरा DCP ऑफिस जाएंगे आउटर डिस्ट्रिक्ट में और उनके सामने प्रयास करेंगे कि ये पक्ष भी रखेंगे, न्यायालय में पक्ष रखेंगे, उच्च न्यायालय पक्ष रखेंगे। इसके अंदर मेरे को पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से और DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस बात को जरूर पहलू को कंसीडर करेंगे कि जब जब PS राजपार्क में आप पहुँचे तो फ़ोन अगर आपका चालू था और वहाँ पे अगर फ़ोन सुने भी गए हैं, मिलाए भी गए हैं, तो वो कॉल डिटेल क्यों नहीं शो कर रही 19/6/23 को पुलिस कस्टडी में ये एविडेंस किसने डिस्ट्रॉय किया। जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग का एलिगेशन था, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संदेह बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने वो सबूत के लिए बनाया और इसीलिए तुम्हारे खिलाफ कलंदरा काटा गया, क्योंकि कलंदरा काट के उन्होंने अरेस्ट मेमो के साथ साथ आपके पर्सनल सर्च में ये मोबाइल जमा कर दिया, पर्सनल सर्च में सर्च जमा करके उसके अंदर से मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, सारे सबूत मिटा दिए अपने खिलाफ।
अब उसी पुलिस के पास, उसी थाने के खिलाफ अगर ये जब इन्वेस्टिगेशन कैसे वो अपने खिलाफ केस दर्ज करेंगे, ये सारी बातें न्यायालय को बताएंगे और यही सारी बातें हम सीनियर पुलिस अधिकारी को बताएंगे और यही आचरण रखेंगे आगे। और जो जरूरत हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और सरकारी इंस्टीट्यूट तक जाएंगे, वहाँ भी ये पक्ष रखेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र आपको इंसाफ मिले। और सबसे पहले तो कोशिश ये करेंगे जल्दी से न्यायालय से जाके कि CD और GPS वहाँ पे सेव हो सके और जो थाने की CCTV फुटेज है जिससे सारा सच सामने आया, कौन कब थाने में गया, कौन सा पुलिस वाला रिमांड में शामिल था, कौन सा नहीं था, किसके पास मोबाइल था, किसके पास नहीं था, ये सारी सत्य है उस CCTV फुटेज में कैद है। ये तो बड़ा इतना आसान तो नहीं है क्योंकि जो घटना है उसके हिसाब से अब ये चूँकि 17/6 का जो ये घटना है और आज 29/11 हो गया है, तो मुझे नहीं समझ में आ पाता कि अभी एविडेंस वहाँ सेव है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। इसी के शब्दावली को विराम देते हैं। कुछ और बात अंतिम में आप कहना चाहो तो कह दो, वीडियो 8 बजे बहुत लंबी हो चुकी है। सर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को न्याय दिलाना। पूरा प्रयास करेंगे और आपकी बात आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी रखेंगे और गृह मंत्रालय से अमित शाह जी के पास रखेंगे, कानून मंत्री साहब के पास रखेंगे। देखते हैं कि क्या फैसला आता है, पूरा प्रयास करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इसके लिए अंदर हम जो ऑनरेबल हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के महामहिम राष्ट्रपति, उनके भी कार्यालय में ये बात रखेंगे। देखते हैं कि आप आगे से आता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ आपको मिलेगा। इसी के साथ शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।